बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिजिक्स के साथ हम बच्चों को एथिक्स जरूर पढ़ाएं। फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे मनी मेकिंग मशीन बन रहे हैं। उनको परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, अपने स्पाउस के साथ कैसे रहेंगे, उनको वो सब नहीं आ रहा है। वो केमिस्ट्री पढ़ाएं, लेकिन केमिस्ट्री ऑफ रिलेशंस वो हमारी एजुकेशन में मिसिंग लिंक है। तो देशभक्ति की भावना होगी तो जरूर जो हमारी वर्तमान सरकार का विजन है कि 2047 तक विकसित भारत हो जाए, तो वो कोई बहुत असंभव, बहुत कठिन कार्य नहीं है। दैट्स क्वाइट पॉसिबल। ओम शांति। आप सबका यूथ की बात में फिर से एक बार स्वागत है। आज कॉमन डे टू डे लाइफ चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं बीके पीयूष भाई, जो कि एक बहुत सीनियर राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं। लास्ट 40 इयर्स से आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो वेलकम ब्रदर। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। वेलकम टू यू। इस पॉडकास्ट का थीम रखेंगे दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द टेंशन एंड स्ट्रेस दैट द यूथ इज फेसिंग टुडे। जी, तो आपके अकॉर्डिंग आज जो सब स्ट्रेस फेस कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ऑफिस है, रिलेशनशिप्स है, कोई घर पर है, हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? थैंक यू। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये आजकल मैं तो कहूँगा केवल यूथ नहीं, केवल जो वर्क करने वाले वो लोग नहीं, लेकिन फैमिली में रिटायर्ड लोग, घर में महिलाएं, आज टेंशन बहुत कॉमन हो गई है। और ब्रह्मा कुमारीज में मैंने सीखा है कि टेंशन में अगर ए लगा दे तो बन जाता है अटेंशन। तो टेंशन इज माई वीकनेस, बट अटेंशन इज माई वैल्यू, अटेंशन इज माई स्ट्रेंथ। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम थोड़े अटेंशन में रहें, और अटेंशन माने हम थोड़ा अपना रूटीन को ठीक करें, लाइक अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये केवल सेइंग नहीं है, इस आर्ट ऑफ लिविंग। तो जैसे मैं ब्रह्मा कुमारीज में 40 वर्षों से हूँ, तो व्हाट आई हैव लर्नड हियर, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। तो अगर हमारे युवा और हमारे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, या तो जो पेरेंट्स हैं, या तो जो रिटायर्ड लोग हैं, अगर थोड़ी अपनी दिनचर्या को सेट कर लें, रात को जल्दी सोएं, और जल्दी सोने से भी पहले क्या है, थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट जो गैजेट्स हैं उनको सबको बंद कर दें। आजकल क्या होता है, हम कि भाई जल्दी सो जाते हैं, बट हमें नींद नहीं आ रही है बिकॉज वी आर हैवी हेयर। तो उस हैवीनेस को दूर करने के लिए वो जो सोने से पहले के कुछ 15-20 मिनट का टाइम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस टाइम पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें। कुछ परमात्मा के बारे में सोचें, कुछ प्रकृति को हमें देना है तो उसके बारे में सोचें, और उसके बाद फिर हम भगवान को याद करके गुड नाइट करके सो जाएं। तो हमारी स्लीप मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद सवेरे जब हम उठेंगे तो अगेन विद द पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक सोच के साथ, और जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड कि हमारे लिए कितना अच्छा है। लेकिन चलो कोई मुश्किल है, 4 बजे नहीं उठ सकते, बट वी मस्ट गेट अप बिफोर सनराइजेस। इसलिए कहावत भी है, जो सवेरे सूरज को उठाते हैं उनका भाग्य उदय हो जाता है, और जो सूरज उगने के बाद भी सोए रहते हैं उनकी किस्मत सो जाती है। तो तनाव का कारण है देर से सोना, सवेरे देर से उठना, गैजेट्स का ओवर यूज। गैजेट्स बहुत पावरफुल है, मोबाइल इज ए वेरी पावरफुल टूल, लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि आई हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन मोबाइल। वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं मोबाइल को यूज करूं, और मोबाइल को विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि हम लैंडलाइन की तरह यूज करें। 80 टाइम्स इन ए डे वी सी आवर मोबाइल, चेक कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं उसको खोलता हूं तो माई एनर्जी गेट्स डिप्लीटेड हियर। और दिन में भी ब्रह्मा कुमारी इसका हम बताते हैं एवरी आवर इफ वी कैन पॉज फॉर ए मिनट, तो जो एनर्जी मैंने कंज्यूम की, मैं सोर्स से जुड़ जाऊं, परमात्मा से जुड़ जाऊं, अपने आप को रिचार्ज कर लें। तो जो आपका मॉर्निंग में एनर्जी लेवल है, द सेम विल बी देयर इन द इवनिंग नाइट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके, वेरी ब्यूटीफुली आंसर्ड ब्रदर। आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच किया, जिस विच इज़ गैजेट यूज़। और आजकल हम देखते हैं कि कोई जैसे यूथ हैं और इवन एल्डरली भी जो है अभी फ़ोन को यूज़ कर लेते हैं, बट स्पेंड करना होता है सम 10 मिनट्स 15 मिनट्स, लेकिन वो कब वो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आजकल गैजेट्स का यूज़ नहीं, मिस यूज़ होने लगा है। तो उस
पर्सपेक्टिव से एक डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप क्या कहेंगे आज की जनरेशन? ये भी बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, यूथ के लिए भी है, अदरवाइज भी सबके लिए है। तो डिजिटल डिटॉक्स में मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने बताया भी, कि हम सप्ताह में 1 दिन डिजिटल फास्टिंग करें। हम ओके। उसको नो मोबाइल डे, और ओनली मोबाइल नहीं, कोई भी गैजेट्स, चाहे वो लैपटॉप है, पाम टॉप है, कंप्यूटर है, व्हाटएवर, हम सब से अपने आप को दूर रखेंगे। उस दिन हम अपने से बात करेंगे, हम परमात्मा से बात करेंगे, हम प्रकृति को कुछ देंगे, हम अपने समाज के जो लोग हैं उनके साथ बैठेंगे। तो एक तो ये किया जा सकता है। दूसरा, हम उसका जुडिशियस यूज करें, वाइजली हम उसको यूज करें। मोबाइल यूज करना इज नॉट रॉन्ग, कोई गलत नहीं है। मोबाइल तो बहुत पावरफुल टूल है। समझो मैं लंदन नहीं जा सकता, लेकिन हमारी दीदी जयंती लंदन में बैठी है। आज मॉर्निंग में उन्होंने कौन सी क्लास कराई, मैं यहाँ बैठे उसको रेफर कर सकता हूँ। तो ये तो मेरे पास बहुत बड़ा एक एक पावरफुल जैसे इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, लेकिन हम उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। मोबाइल नहीं तो लाइफ नहीं, मोबाइल नहीं तो जिंदगी नहीं, मोबाइल नहीं तो करियर नहीं, ये गलत है। तो हम मोबाइल को दिन में मैं समझता हूँ 4-5 बार ही देख लें, बार बार देखना, नोटिफिकेशन को बंद करें, क्योंकि जैसे ही वो उसकी रिंग बजती है तो एकदम से यहाँ एनर्जी हमारी डिप्लीट होती है। और खासकर जब हम घर में आ जाएं, जो हमारे यूथ हैं वो वर्किंग हैं, तो मैंने क्या देखा है आजकल कि जब एक तो ऑफिस में रहे सारे दिन फैमिली से अलग, फिर जैसे ही घर आए अपने कमरे में चले गए, मोबाइल लेके बैठे हैं। स्पाउस आए, भोजन लीजिए, कहते नहीं मेरा भोजन मुझे कमरे में दे दीजिए। माने हमारा कोई आपस में जो फैमिली फीलिंग, जो फैमिली का एक रिश्ता, जो नाता होता है, वो जैसे टूटता जा रहा है। तो घर में जब हम आ गए तो घर में हम बात करें लोगों से, बच्चों से बात करें, अपने बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उनसे हम सीखें, बिकॉज दे आर रिजर्वॉयर ऑफ एक्सपीरियंसेस, उनके पास कितने अनुभव हैं। और सवेरे हम वॉक करने के लिए जाएं तो वहाँ प्रकृति कितनी सुंदर है, चिड़ियाएं हैं, पक्षी हैं, ट्रीज आर देयर। तो उनसे हम बात करें तो हमारी टेंशन भी कम होगी, और ये जो आजकल मोबाइल पर जो हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती जा रही है वो जरूर कम हो जाएगी। जी, बहुत सुंदर। आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल टिप्स आपने शेयर करे, एंड स्पेसिफिकली जो आपने एक पॉइंट बोला कि हमें एक डे तो डेफिनेटली रखना चाहिए जहाँ पे हम मोबाइल को बिल्कुल यूज़ नहीं करें और सभी साधनों से भी मुक्त रहे। हमारी साधना तो अच्छी हो ही जाएगी। तो बहुत सुंदर बताया आपका ब्रदर। हमें पता चला आपका साइंस बैकग्राउंड भी है और आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। जनरली जनरली दुनिया में देखा जाता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कॉन्फ्लिक्टिंग साइड्स पर रखा जाता है। तो आपने दोनों को कैसे अमेलगमेट किया? तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। थैंक यू, ये भी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न भी मुझसे बहुत बारी पहले भी पूछा जा चुका है। क्योंकि हमारी ब्रह्मा कुमारी की जो राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है, उसके 20-21 विंग्स हैं। तो उनमें से एक विंग है साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग। तो मैं उसका दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स उसके होते हैं, और हमारी विंग की स्थापना ही इसलिए हुई कि साइंस और स्पिरिचुअल साइंस को हम कैसे क्लब करें। और वास्तविकता तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, दे आर कम्प्लीमेंट्री। क्योंकि अगर साइंस केवल होगी तो उसमें केवल तर्क है, माने लॉजिक है, लेकिन लॉजिक से हमारी जिंदगी नहीं चलती। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंस है उसमें भावनाएं हैं। तो हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में भी ये कहते हैं, दुनिया में भी लोग ये मानते हैं कि भावना सम्मत विवेक, केवल विवेक जब होता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एंड काउंटर क्वेश्चंस वो हो जाते हैं, और केवल भावनाएं होती हैं तो इट बिकम्स ब्लाइंड फेथ। तो जो हमारी स्पिरिचुअल साइंस है वो उस गैप को ही ब्रिज कर रही है कि हमें केवल भावनाओं से नहीं चलना है, केवल विवेक को इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन दोनों को हमें क्लब करना है। तो जब हम उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं तो एक बहुत सुंदर दुनिया, जिसको हम भारत की सिविलाइजेशन में कहते हैं राम राज्य। तो साइंस वाज देयर, स्पिरिचुअल साइंस भी वहां पर थी, लेकिन दोनों का इतना सुंदर समन्वय था कि लोगों की जिंदगी बहुत खूबसूरत थी, लोगों की जिंदगी में बहुत सुविधाएं थी, आनंद था, खुशी थी, पारिवारिकता थी। आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा फोकस कंप्यूटर, कंप्यूटर सीखो, बच्चों को भी, बिकॉज आई एम ए फैमिली काउंसलर। तो कई सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को कहते हैं हमें कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर सीखना है। मैंने कहा वो सिखाओ, कंप्यूटर लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कंप्यूटर के साथ हमें कैरेक्टर के बारे में भी बात करनी है। आज मैं यूथ का देख रहा हूँ, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर कैरेक्टर, वेयर कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भारत में तो कहावत ही है, अगर धन गया तो कुछ भी नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ चला गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया।
तो हम बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाएं और उसके साथ साथ हम बच्चों को कैरेक्टर के बारे में सिखाएं। और कैरेक्टर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, जेएनयू नहीं है, कैरेक्टर के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज घर और स्पेशली पेरेंट्स। तो बच्चों के सामने पेरेंट्स हैं, देयर रोल मॉडल्स। तो पेरेंट्स को बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और जिस हम 2047 की बात कर रहे हैं कि भारत विल बिकम विकसित भारत, तो उसमें हमें जीडीपी चाहिए, उसमें हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन उसमें हमें कैरेक्टर भी चाहिए, उसमें हमें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो जरूर भारत का विश्व गुरु बन जाएगा, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। और वो बनना ही है, वो दिन अभी दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है। जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा आपने ये बहुत अच्छी बात आपने कही भारत के बारे में भी, और ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके विजन के साथ भी बहुत सुंदर रीति से अलाइंड है। आपने पेरेंटिंग की बात की, और पेरेंटिंग के बारे में आज हम देख रहे हैं मॉडर्न डे में पेरेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस मैनेजिंग किड्स। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद इतना नहीं था, लेकिन आजकल पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहें टू ईज पेरेंटिंग फॉर देम? थैंक यू। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल एक बच्चा है और वो हमारे पास आते हैं कि हमें पेरेंटिंग सिखाइए। मेरा जन्म मथुरा के पास गांव में हुआ, तो मैं वहाँ 15 साल रहा। तो मैंने देखा कि वहाँ मेरे पिताजी भी, दूसरे लोग भी, लोग आते थे, कितने बच्चे हैं? कहते भगवान के दिए हुए 4-5 बच्चे हैं। मने बच्चे इतने सब पल गए, बड़े हो गए, चरित्रवान बन गए। तो वहाँ क्या था, क्योंकि फैमिली वाज द सपोर्ट सिस्टम, वहाँ पूरा परिवार था। जैसे मेरा ही, मैं अपनी लाइफ को, बचपन के दिन अपने याद करूं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड लिव विद माय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कहानियां सुनाई, बहुत अच्छी वो बातें सुनाई जो मैंने आज यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, एमबीए वगैरह किया, लेकिन उसमें मुझे वो सब सीखने को नहीं मिला। तो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा इश्यू क्यों बन गया है कि जो हमारी बेसिक वैल्यूज थी, जिसमें दादा दादी, माता पिता, बच्चे सब साथ रहते थे, तो हमने उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो वो हमारी बहुत बड़ी एक वैल्यू, बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ। तो जैसे कहते हैं ना, बैक टू बेसिक्स, बैक टू विलेज। तो फिर से हमें उस संस्कृति को इन्वोक करने की जरूरत है कि हम अपने पेरेंट्स को साथ रखें। और जब पेरेंट्स साथ रहते हैं तो वो बच्चों को, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, वो बहुत सारी बातें उनको इस रूप में सिखाते हैं कि बच्चों को सीखना बहुत सहज हो जाता है। और जो पेरेंट्स हैं, बिकॉज उनको तो टाइम बाहर देना ही है, दे हैव टू अर्न, वरना तो कहाँ से पैसा आएगा, तो उनको वो काम करना है। तो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अगर हम जॉइंट फैमिली को एक बारी फिर से रिवाइव करने की कोशिश करें, जो बिल्कुल टूटने के कगार पर पहुंच गई है, तो अवश्य ही जो पेरेंटिंग का इशू है, आई थिंक दैट विल नॉट बी देयर। सुंदर बात है। आपकी पर्सनल लाइफ के कुछ हम एक्सपीरियंसेस सुनना चाहेंगे आफ्टर कमिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू। मैं बचपन से ही, बिकॉज आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो मुझे ये लगता था कि कोई बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ हो, जहाँ उठने का समय हो, जहाँ सोने का समय हो, जहाँ अपने लिए समय हो, जहाँ परिवार के लिए समय हो। तो मैं सब ढूंढ रहा था, तो मेरा एक्सपोजर ब्रह्मा कुमारी इसके साथ हुआ। और जैसे ही मैंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, आई गॉट इट। क्योंकि मेडिटेशन माने ही डिसिप्लिन। तो 4 बजे उठने का, तो जैसे मुझे एक अंदर से वो अर्ज थी, और जैसे ही उसको एक्सपोजर मिला तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा। तो एक तो ये चीज ने मुझे बहुत पुल किया ब्रह्मा कुमारी इसमें, जिसके कारण मैं यहाँ आया। और यहाँ का ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ कोई, जैसे एक होता है ना कि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बट आपकी लाइफ वो नहीं है। तो यहाँ मैंने पहले दिन से, डे वन से ही ये देखा, जो भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं हमारे, तो उनकी लाइफ इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी डाउन टू अर्थ। जैसे वो बहुत दुनिया के हिसाब से बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनसे बहुत सीखा जा सकता है। तो इस बात ने, सादगी, इस पे मुझे बहुत पुल किया। और फिर मैं माउंट आबू गया, तो वहाँ दादी जी वगैरह से मिला, तो उनका स्नेह और वो सारी चीज़ों ने मुझे ऐसे लगा कि मेरी तो दुनिया यही है। तो मैं ऐसा रम गया कि मुझे पता ही नहीं लगा कि 40 वर्ष कहाँ निकल गए। एंड आई एम एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आई एम थैंकफुल टू गॉड्स। ब्यूटीफुली आपने आंसर किया और थैंक अपने यू। एक्सपीरियंसेस शेयर किए ब्रदर। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? अब मैं वैसे तो सबके लिए देना चाहूँगा, लेकिन खासकर जो हमारे यूथ है और जो पेरेंटिंग की बात आपने कही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन फिजिक्स के साथ हम बच्चों को एथिक्स जरूर पढ़ाएं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे मनी मेकिंग मशीन बन रहे हैं। उनको परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, अपने स्पाउस के साथ कैसे रहेंगे, उनको वो सब नहीं आ रहा है। तो हम फिजिक्स पढ़ाएं, बच्चों को एथिक्स पढ़ाएं। हम बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाएं, लेकिन केमिस्ट्री ऑफ रिलेशंस भी सिखाएं। वो हमारी एजुकेशन में मिसिंग लिंक है, जिसको हम आज याद करते हैं गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो वो कुछ और नहीं था, उसमें बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम सिखाई जाती थी। दीनी माने आर्ट ऑफ लिविंग, दुनियावी माने लर्न, अर्न करने वाली बात। तो आजकल बच्चों को चूंकि सारा फोकस हमारा दुनियावी तालीम पर हो गया है, हम बच्चों को मैथ्स सिखाएं, लेकिन बच्चों को मेडिटेशन भी जरूर सिखाएं। हम बच्चों को राजनीति शास्त्र पढ़ाएं, लेकिन उनको व्यवहार शास्त्र भी जरूर पढ़ाएं। हम उनको साइंस पढ़ाएं, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस भी पढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ बच्चों का जो डेवलपमेंट होगा वो होलिस्टिक होगा, और वो बच्चे बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। उनके अंदर पेट्रियोटिज्म होगी, उनके अंदर देशभक्ति की भावना होगी। तो जरूर जो हमारी वर्तमान सरकार का विजन है कि 2047 तक विकसित भारत हो जाए, तो वो कोई बहुत असंभव, बहुत कठिन कार्य नहीं है। दैट्स क्वाइट पॉसिबल। मेरा यही संदेश है। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत ब्यूटीफुली हमारे सभी प्रश्नों का आंसर किया, माय प्लेजर। और आई बिलीव जो भी ऑडियंस ये देखेगी उनको बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। थैंक यू। ओम शांति।